नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने कुछ बात करी थी पुराने वीडियो में, बेसिक वर्ग करके देख रहे थे, बेसिक गणित की बात कर रहे थे। अब हम शुरू करते हैं हमारे मैथ्स का एक टॉपिक है संख्या पद्धति, इंग्लिश में जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। तो देखेंगे हम कि संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति के बारे में अगर हमको अच्छे से पता है तो बाकी जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक हमको अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए सबसे पहले हम संख्या पद्धति को अच्छे से समझ लें, नोट्स बना लें, पढ़ लें, संभाल के रख लें, क्योंकि पुस्तकों में इतना सारा नहीं मिलेगा जितना हम कवर करेंगे। तो बड़े हम धीरे धीरे एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पर फिलहाल संख्या पद्धति देखें तो संख्या पद्धति में हमारा कौन कौन सा टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो देखिए संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत पहली बात तो यह आती है अपने पास कि संख्याएं किसको कहते हैं। संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, इसकी बात करेंगे हम। तो संख्या आप चाहो तो इस तरह से टॉपिक डाल के लिखते रहना। सबसे पहले क्या टॉपिक डालेंगे, संख्या पद्धति, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 डालना, लेसन 1 या चैप्टर 1 संख्या पद्धति। उसके बाद में डालेंगे हम संख्या। संख्या इसकी अगर परिभाषा लिखना हो तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो। दैनिक जीवन में किसी भी नंबर को या किसी भी संख्या को लिखने के लिए जिस अंक का प्रयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं। जैसे ये हमने कोई सा भी नंबर ले लिया तो ये एक प्रकार की संख्या है। अगर हम यहाँ पे केवल एक नंबर लेते, ये अंक है और ये संख्या है। बात समझ में आ रही होगी। कोई भी अकेला अंक रहता है या अकेला नंबर रहता है उसको अंक कहते हैं। जब बहुत सारे अंक मिल जाते हैं तो बन जाता है वो संख्या, समूह। ठीक है, संख्या। तो संख्या की बात समझ में आ गई होगी। कुल संख्या कितनी हमारे पास, लिखने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उनको संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल ये अंक है 9। इनको दाशमिक नंबर भी कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक ये है और फिर 0 मिल जाता है। कौन सी संख्या भी कहते हैं इनको, दाशमिक संख्या या दाशमिक नंबर। तो संख्या की परिभाषा हो गई। संख्या कितनी टोटल, 10 लिख लेंगे आप। सबसे पहले तो संख्या की परिभाषा क्या लिखेंगे, दैनिक जीवन में हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्याएं कहते हैं। जैसे ये संख्या है अपने पास, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आता है। इन्हीं अंकों से मिलकर बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कोई सी भी संख्या बन जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखें आगे
संख्या के प्रकार। संख्याएं संख्या के प्रकार। आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? संख्या की परिभाषा लिखेंगे, उसका उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण में ये नंबर लिखेंगे। संख्या टोटल कितनी है? 10। नोट बना के लिख लेना, कुल संख्याएं 10 है। या ये लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती है? संख्याओं के बहुत सारे प्रकार हैं, हम बारी बारी से एक एक के बारे में पढ़े। सबसे पहला नंबर आता है अपने पास प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना। क्या लिखोगे? वे संख्या एक से लेकर, ऐसा नहीं, एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं आती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोले परिभाषा? एक से लेकर अनंत तक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है। जीरो शामिल नहीं होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 चलते चले जाएंगे कहाँ तक? अनंत तक। इसमें जीरो शामिल नहीं है। बात समझ में आएगी इतनी? क्या बोला परिभाषा? एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है। यह प्राकृतिक संख्या की बात हो गई। अगली बात करें हम प्राकृतिक संख्या, उसके बाद बात करें हम पूर्ण संख्या की। इसके बाद करें पूर्ण संख्या। पहला, ये दूसरा डालेंगे, थोड़ा सा इधर डाल देता हूं। ये दूसरा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं परिभाषा सबकी अपने अपने हिसाब से चलती है। पूर्ण संख्या, एक मिनट, इसको हमें थोड़ा सा अलग तरीके से देख लेते हैं हम, कि इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं हम। नंबरों को जब लिखा जाता है तो नंबर इस तरह से, इसको कहते हैं संख्या रेखा। क्या बोले हम इसको? संख्या रेखा। इसमें आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। ये है 0, इसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन की बात करें, 0 मतलब ये किसी भी सब्जेक्ट में काम आ जाएगा, उदासीन। इसके इधर साइड जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 चलते चले जाएंगे इस तरह से। यह धनात्मक दिशा है। 1, 2, 3, 4, 5 चलते चले जाएंगे, ये कहलाएगा अनंत। इसके इधर साइड ये 1, 2, 3, 4, 5, और अगर आगे बढ़ना हो तो इधर, लेकिन ये 0 से इधर धनात्मक संख्या आती है, 0 से इधर ऋणात्मक संख्या आती है। 0 पर ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, दोनों का बैलेंस बन जाता है। -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से अनंत तक। ये सबसे छोटा नंबर है, इधर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। ये बढ़ता क्रम है और ये घटता क्रम है। कई बार बच्चे इतने कंफ्यूजन रहते हैं कि जैसे -5 लिखा और 1 लिखा, इसमें अगर कहा जाए कि इन दोनों में
छोटी संख्या कौन सी है? तो इन दोनों में छोटी संख्या माइनस की है। माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है, प्लस की संख्या बड़ी होती है। ये जीरो, जीरो से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, और माइनस में जितने भी इधर बढ़ते जाएंगे वो छोटी छोटी संख्या होती जाएगी। जैसे इधर बात करें हम 0 और 2, इसमें ये बड़ी संख्या है और ये छोटी है। लेकिन हम ऋणात्मक दिशा में बात करें, ये और माइनस, माइनस में 0 बड़ा है और ये माइनस की संख्या छोटी है। बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब ये है कि 0 के इधर वाले जो नंबर है वो 0 से बड़े हैं, 0 के इधर वाले जो नंबर है वो 0 से छोटे हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। मैं यहाँ पे इसको आप चाहो तो लिख सकते थे, मैंने मिटा दिया। अब मैं इतना सा लिख देता हूँ कि यहाँ से ये इसका घटता क्रम है, घटता क्रम, और ये इसका घटता क्रम था, और इसके इधर साइड ये इसका बढ़ता क्रम। बात समझ में आ जाएगी। ये घटता क्रम है और ये बढ़ता क्रम, ये घटता क्रम, घटता क्रम, और ये इधर बढ़ता क्रम। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। 0 से इधर बढ़ेगा, 0 से इधर घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि -2 0 से छोटा है, -5 2 से छोटा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम समझें, ये वाली जो संख्या है यहाँ से लेकर अनंत तक की ये जो संख्या है, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर इन संख्याओं में 0 को भी मिला दें, ये 0 को भी हमने मिला दिया, तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। और अगर ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और इसको भी मिला दें, ये पूरा, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो आपको परिभाषा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और चाहो तो लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होगी? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिसमें 0 शामिल नहीं होता है। ये प्राकृतिक संख्या की परिभाषा होगी। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया 1 2 3 अनंत तक। फिर बाद में 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसमें 0 शामिल होता है। फिर तीसरी बात, पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, या ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन संख्या को मिलाकर
पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको अच्छे से चित्र को बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से बना लेना और इसी के आधार पे परिभाषाएं याद रखेंगे। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिखवा दी थी मैंने। अब पूर्ण संख्या की परिभाषा लिखवा देता हूँ और उसके उदाहरण लिखवा देता हूँ, फिर पूर्णांक की परिभाषा लिखवा दूंगा और उसके उदाहरण लिखवा दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इसकी बात हमने कर ली थी प्राकृतिक संख्या की। अब बात करें हम पूर्ण संख्या की, तो पॉइंट डालेंगे आप लोग पूर्ण संख्या। क्या पॉइंट डालेंगे? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ये दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था। इसकी परिभाषा लिखो। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 0, 1, 2, 3 चलते चले जाएंगे कहां तक? इंफिनिटी तक। इसकी परिभाषा लिख ली होगी, फिर उसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसमें 0 शामिल होता है। तीसरी बात, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जिसमें धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है और शून्य भी शामिल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अगर आपको संख्या रेखा अच्छे समझ में आ जाती है तो आपको परिभाषा किसी प्रकार से याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिभाषा इसीलिए लिखना है ताकि कभी हम भूल जाएं तो रजिस्टर उठा के देख लेंगे और वीडियो को बार बार का आगे पीछे करके देखा करेंगे हम। इसलिए रजिस्टर में अगर लिखा रहेगा कि हमने क्या क्या बोला था, फट से अपना रजिस्टर खोला और देख लिया। अपना जो नोट्स बनाने का तरीका होता है वो अपने तरीके का होता है, इसलिए आपको हर चीज़ समझ में आती है। खुद से लिखा हुआ हर किसी को अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन दूसरे का लिखा हुआ हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए नोट्स जरूर बनाना चाहिए। नोट्स बनाएंगे तो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना अच्छी तैयारी होगी। ऐसे वीडियो देखने से तैयारी नहीं होती है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो इतनी बात मैं मिटाता हूँ। इसकी परिभाषा लिखी थी हमने, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें इसमें तो संख्या रेखा तो आप लोगों ने पहले बना लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था। उस एक परिभाषा हमने इस संख्या रेखा से पहले लिखी थी, उदाहरण भी पहले लिखा था। उसके बाद संख्या रेखा बनाई थी, उसके बाद पूर्ण संख्या की परिभाषा और अब पूर्णांक संख्या की परिभाषा लिखी। अब इसमें उदाहरण कोई से भी नंबर ले लिया हमने, मान लो उदाहरण के लिए -3, इधर से भी आ सकते थे और दूसरे भी ले सकते थे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 चलते चले जाएंगे जल्दी। ये संख्या कहलाएगी पूर्णांक संख्या। इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम बात करें अगली
विषम संख्या और सम संख्या, इसके बारे में सबको पता है। विषम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में सभी को पता है, फिर भी हम बात कर लेते हैं, हमारे चैप्टर का हिस्सा है इसलिए। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ें। विषम संख्या है, विषम, चौथा पॉइंट अपने पास विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसको कहते हैं, विषम संख्याएं। परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा लिखना है, हमको इसके ऊपर कोई निबंध नहीं लिखना है, इसलिए हमको सीधा सीधा लिखना है ताकि हमको अच्छे से याद रहे। क्या लिखना, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7 इस तरह से चलते चले जाएगा अनंत तक। क्या कहलाएगी ये, विषम संख्या कहलाएगी। फिर अगली बात आती है अपने पास सम संख्याएं। 1 मिनट, विषम संख्याओं के लिए एक सूत्र याद रखेंगे। विषम संख्या की परिभाषा लिखी, एग्जाम्पल लिखी, इसके लिए स्टार लगा के सूत्र बना लेना। यहां लिख देता हूं मैं सूत्र। इसका सूत्र 2n-1 इस तरह से याद रखेंगे हम, जहां n बराबर प्राकृतिक संख्या, एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है और उसमें ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि विषम संख्या के लिए सूत्र है। तो ये विषम संख्याओं का सूत्र है। कैसे, मैं बताता हूं। जहां n मतलब n के स्थान पे क्या रखना है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्या कौन सी थी, 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृतिक संख्याएं थी जिसमें 0 शामिल नहीं था। अब देखते हैं क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूं कैसे होता है। 2n मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या इसमें से कोई सा भी नंबर रखो। 1 रख के देखा हमने, यहाँ पे रखा 1 - 1, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचा अपने पास, 1 बचेगा। क्या किया, इसका इसमें गुणा, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अगर इसकी बजाय इसी सूत्र में क्या रखते हैं, n के स्थान पे क्या रख देते हैं, ये विषम संख्या का सूत्र है। जहां जो n है, n के स्थान पे 1 भी रख सकते, 2 भी रख सकते, 3 भी रख सकते, 4 भी रख सकते, 5, 6, 7, 8 इस तरह से कोई सा भी नंबर रख सकते। कौन से नंबर, प्राकृतिक संख्या। 0 शामिल नहीं होगा, 0 हो जाएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो इनमें से कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। हमने सबसे पहले 1 रख के देखा तो कितना आया, 1। अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो ये 2 रखा सूत्र में, -1, 2 दूना 4, 4 में से कितना, 2 दूना 4 और ये माइनस का 1, 4 में से 1 गया तो कितना आया, 3। मतलब इस सूत्र में इनमें से कोई से भी नंबर रख देंगे हम, लेकिन हमारे पास जो आखिरी में आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, विषम नंबर आएगा। जैसे हमने देखा 1 रखा तो 1 आया, 1 विषम है। हमने 2 रखा है यहाँ पे सूत्र में तो हमारे पास आखिरी में उत्तर कितना है, 3, तो ये 3 भी क्या है, विषम है। अगला नंबर रखेंगे 5 आएगा, अगला रखेंगे तो 7 आएगा, अगला रखेंगे तो 9 आएगा, अगला रखेंगे तो 11, अगला रखेंगे तो 13। इस सूत्र के आधार पे
विषम संख्या का मान निकलता है। चाहे तो आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको याद रख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमने पहले से लिख रखा है, आपको याद रखना पड़ेगा इतना, तो इतने से समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो विषम संख्या का सूत्र क्या होता है अपने पास, ये है विषम संख्या का सूत्र 2n-1। ये किसी भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि विषम संख्या के लिए सही फार्मूला है या सही सूत्र है। तो सही सूत्र क्या है ये। कभी ये भी पूछ ले कि अभी कंपटीशन का जमाना है, प्रतिस्पर्धा रोज बढ़ती जा रही है, पूछ ले कि सूत्र 2n-1 में n प्रदर्शित करता है। कभी नंबर दे दिए तो कभी संख्या दे दी, कभी शब्द दे दिए, 1 2 3 4 5 कहीं भी दे देते। हमको हर प्रकार से याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, n क्या प्रदर्शित करता है, प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, इसमें जीरो शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन और क्या दिया जा सकता है, सूत्र 2n-1 में n प्रदर्शित करता है। ऑब्जेक्टिव में दे दिया हमारे पास परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, कुछ भी दे दिया। तो परिमेय अपरिमेय हमने अभी नहीं पढ़ रखा है, आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। लेकिन मैं एक समझा रहा था कि क्वेश्चन किस तरह से बन जाता है। जब हम परिमेय अपरिमेय सारी चीजें पढ़ लेंगे तो हम उसको क्वेश्चन को हल करके बताएंगे और ऑब्जेक्टिव भी देंगे। और मैं आप लोगों को टेस्ट के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, आप लोग बैठ के करेंगे और आप बताएंगे कि आपके कितने नंबर आते हैं। पहले हम पूरा पढ़ें, उसके बाद में हम उसको एक चैप्टर होता जाएगा। चैप्टर हो जाने के बाद में आपका टेस्ट होगा। जिसको टेस्ट देना है वो देगा ऑनलाइन, और उत्तर भी ऑनलाइन बता देंगे कि हमारे इतने नंबर आ रहे, इतने नंबर आ रहे। हमने 20 नंबर का टेस्ट लिया, आपके कितने आ रहे वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप कितनी ईमानदारी से दे रहे हैं। और आपने कह दिया कि मेरे 20 में से 20 आ रहे, अगर आ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहे और ऐसे ही बोल दिया तो मेरे को कहीं नहीं फर्क पड़ना है, फर्क तो आप लोगों को ही पड़ेगा। ये विषम संख्या की बात हुई। ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये विषम संख्या का सूत्र, ये जहां n के स्थान पे क्या रहेगा, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक नंबर। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से आता है, उसको बताया था। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो पूछ सकते हो आप लोग। अब बात करें अगली, विषम की बात हो गई, सम की बात करें। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है उसकी बात करें। सम संख्याएं सभी को पता होगा, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चले जाता है, उसे सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8, आगे कोई सा भी नंबर ले लें तो ये क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। सम संख्या के लिए सूत्र याद रखेंगे। क्या होता है सूत्र सम संख्याओं को निकालने के लिए? सम संख्याओं को निकालने के लिए सूत्र होता है 2n। ये जो 2n है, पहले अपने पास सूत्र क्या था, 2n-1। इसमें क्या सूत्र अपने पास, 2n, जहां n बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पे भी, 1 2 3 4 इस तरह से चलता चला जाएगा। और ये कौन सा नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं लिख लेंगे, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं प्राकृतिक संख्याएं। अभी तो समझ में आ गया होगा कि n का मतलब क्या है, कैसे रखते हैं। जैसे 2 पहला नंबर रखेंगे, इसके स्थान पे 1 रखा है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2। और 2 कौन सी संख्या है, सम। ये रखे हम 2 2 दूना
दो दूना चार, चार आया। चार कौन सी संख्या है? सम। ठीक है, कोई सा भी नंबर रख दिया हम, जैसे चार रख दिया हमने, चार रखा तो चार दूना आठ, आठ क्या है? सम। तो सम संख्या का सूत्र क्या है अपने पास? 2n। बस इतनी बातें याद रखेंगे, उतार लेंगे इसको। बात हो गई प्राकृतिक संख्या की, पूर्ण संख्या की, पूर्णांक संख्या की, सम संख्या की, विषम संख्या की। अब बात करते हैं हम भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसकी बात करते हैं। जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, भाज्य संख्या की बात करें हम, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाना चाहिए। जैसे चार है, चार में चार का भाग तो जाएगा ही जाएगा, चार में एक का भाग भी जाएगा। एक का भाग तो किसी भी संख्या में चला जाता है, कोई सी भी संख्या हो उसमें एक का भाग हमेशा जाता है, एक का भाग जाएगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम? ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या यूं कहें कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त दूसरे अंक का पूरा पूरा भाग या थोड़ा सा भी भाग जाता हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। जैसे चार, चार में एक का भाग जा रहा है, चार खुद का भाग जा रहा है चार में, इसके अतिरिक्त दो का भाग भी जा रहा है, स्वयं और एक इसके अतिरिक्त दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए यह संख्या कैसी है? भाज्य संख्या। बात करें हम तीन की, तीन में एक का भाग तो चले जाएगा, तीन का भाग चले जाएगा, ये स्वयं एक, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। बात समझ में आई होगी। कोई और दूसरा नंबर ले लें, 6, 6 लिया हमने, 6 में एक का भाग चले जाएगा, 6 में 6 का भाग चले जाएगा, स्वयं एक इसके अतिरिक्त 6 में 2 का भाग भी चले जाता है, 2 3 6, और 6 में 3 का भाग भी चले जाता है, मतलब 6 स्वयं एक और इसके अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी कट जाता है या विभाजित हो जाता है, इसलिए 6 क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या बनेगी? अंत में परिभाषा बोल देता हूं मैं। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं व एक के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं का भी भाग चले जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं व एक के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं का भी भाग चले जाता है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं या उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल देखें हम, 4, 6, 1 न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। नोट बना के लिख लेना, जो आपका पेज है उसके ऊपर जो खाली जगह रहती है वहां पे नोट बना के लिख लेना, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। 2 की बात करेंगे हम, ये ना सोचें कि जैसे 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, तो ये तो सम नंबर जा रहा है, तो 2 भी तो भाज्य संख्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, लेकिन इसके अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। और हमारी परिभाषा क्या है, खुद के अतिरिक्त 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, इसके अतिरिक्त खुद का भाग जाएगा, और इसके अलावा भी दूसरे नंबर का भी भाग जाना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 4, 6, 8, 10, 12, सॉरी 4 में भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 2 का जाएगा, 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में भी जाता है। 9 भी भाज्य के अंतर्गत आती है, क्योंकि 9 में 9 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, और इसके साथ साथ में 3 का भाग भी इसमें जाता है। 10, 12, 14, 15 में जाता है, 15 में भी जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 16, 17 में नहीं जाता, 18 में जाता है, 19 में नहीं जाता, 20 में जाता है, 21 में जाता है, 22 में, 23 में नहीं जाता, 24 में, 25, 26, 27, 28, 29 में नहीं जाता, 30, 31, 32, 33 में जाता है, 34, 35, 36, 37 में नहीं जाता है, 38, 39 में नहीं, 39 में जाएगा, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 33 39 होता है, 39, 40 में जाता है, 40, 41 में नहीं जाता है, 42 में जाता है, 43 में नहीं जाता है, 44 में जाता है, 45 में जाता है, 46 में जाता है, 47 में नहीं जाएगा, 48 में जाता है, 49 में जाता है, और 50 में भी जाता है। इतने नंबर मैंने इसलिए लिखे, कई बार क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, 1 से लेकर 50 तक के बीच की भाज्य संख्याएं होगी। कितनी होती है भाज्य संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। कितनी होती है, 34। हो सकता है कहीं नंबर छूट गया हो, तो आप लिख सकते हैं ध्यान से, किस में भाग जाता है और किस में भाग नहीं जाता है। तो हमको क्या याद रखना है, 1 से 50 तक के बीच की कुल भाज्य संख्या कितनी होती है, 34। मैं इसको लिखवा दूंगा, लेकिन फिलहाल तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे और फिर बाद में ये एग्जाम्पल में ये सारे नंबर लिख लेंगे। कितनी भाज्य संख्या होती है 50 तक, 34। स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए अब बात करें हम अभाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या 1 से 50 तक की भाज्य संख्या कितनी आएगी? 34। पहले तो भाज्य अभाज्य होता क्या है वो अच्छे से ध्यान रखेंगे तो बाकी आप लिख के निकाल सकते हैं। अब बात करें हम अभाज्य, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, 2 में 2 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 3 में भी यही हाल है, 3 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, लेकिन बाकी संख्या का भाग नहीं जाता है। 5 में नहीं जाता, 7 के अतिरिक्त 9 में तो जाता है, 10 में जाता है, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो कौन कितनी है अभाज्य संख्या 1 से 50 तक अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये टोटल कितनी है? 14। कहाँ तक? 1 से 50 तक। अभाज्य संख्या 1 से 50 तक की अब कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 14 है। वो भाज्य संख्या कितनी आई थी? 34। अभाज्य संख्या कितनी है? 14। कितनी हो जाएगी? कोई नंबर छोटा तो नहीं है? 4 और 4 8 और एक कोई सा नंबर छूट गया है, या तो फिर उसमें छूट गया या फिर इसमें छूट गया। 2 में से एक नंबर छूटा है। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। 29 छूट गया था यहाँ पे। 29 तो कितनी संख्या होगी अपने पास? 15 है। 29 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो ये 15, इसको जोड़ेंगे तो 9 और ये 49। 15 ये है और 34 भाज्य है, अभाज्य 15 है, तो 49 होंगे और बचा अपने पास 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो इतना लिखने के बाद, ये एग्जाम्पल करने के बाद नोट बनाएंगे और लिखेंगे 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। चलिए आज के रोज इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं। वीडियो भी थोड़ा लंबा होता जा रहा है और ये गणित है, वीडियो तो लंबे लंबे ही बनेंगे, ऐसे छोटे छोटे वीडियो नहीं बनेंगे। स्टार्टिंग दौर था इसलिए हमने 20, 22, 25 मिनट के वीडियो बनाए थे, लेकिन ये पहला वीडियो है अपने पास चैप्टर का, तो इतना लंबा बना है। जब आप नोट्स बनाओगे तो लेसन 1 डालेंगे,
लेसन नंबर 1, उसके बाद डालेंगे संख्या पद्धति, उसके बाद हमने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीजें लिखेंगे। नोट करके लिख लिया होगा। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। चलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और खूब पढ़िए। अभी बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एक साल भर तक तो अभी कोरोना वायरस की वजह से कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, तो आपके पास भी दिमाग होना चाहिए थोड़ा सा। वैकेंसी नहीं निकलेगी इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर ये कोरोना वायरस नहीं भी आता तो भी वैकेंसी निकलना संभव नहीं था। वैकेंसियाँ कब निकलती है? जब राज्य का या केंद्र का चुनाव होता है, और चुनाव 2023 में है, इसलिए 20-21 में वैकेंसी निकलने की संभावना नहीं थी। 20 में तो बिल्कुल नहीं थी। 21-22 में वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि 23 में चुनाव है। इसलिए कोई सी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई तीसरी पार्टी हो, लेकिन वैकेंसियाँ तभी निकालती है जब चुनाव होता है, ताकि पढ़ने वाले बच्चों को, उनके घर परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को लगे कि हमारा बच्चा नौकरी लग गया है, सरकारें अच्छी है, ये बताने के लिए। आपको नौकरी करना है तो वैकेंसी कब निकलेगी इसका ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरी क्या है उसको दूर करके रखना है। 15 दिन में, महीने भर में किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती है। एग्जाम की तैयारी ऐसी होना चाहिए कि कुछ भी पूछ लें हम उसका जवाब देने को तैयार है, तो उसको कहते हैं एग्जाम की तैयारी। और 15 दिन पहले, 2 महीने पहले पढ़ने बैठेंगे तो उम्र निकल जाएगी, पर नौकरी मिलना संभव नहीं है। बहुत सारों को मिल जाती है, तुक्के में भी कई बार पहले मिल जाया करती थी, अभी तो इतना आसान नहीं है। पर सच्ची मेहनत, सच्ची लगन से पढ़ाई करो तो नौकरी तो मिलेगी, वैकेंसी निकलेगी। पढ़ोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, और नहीं तो फिर क्या होता है वो सबको पता है। तो पढ़ते रहें, ये ना सोचें कि वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी निकलने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ने वाले अभी भी 15-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम भी कम से कम 15-16 घंटे नहीं पढ़ सकते, पर दिन में 4 घंटे तो ढंग से बैठ के पढ़ लें। चलिए पढ़ते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए जल्दी सूचना मिलेगी, और सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ सकें। और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि कुछ और हमारे साथी पढ़ सकें घर बैठे और अपना करियर बना सकें। धन्यवाद।